Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physically Deke Sharma, and today we will discuss about the next topic of refraction, which is refraction through a rectangular glass slab. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो उसके अंदर से जब लाइट पास होगी तो उस केस में जो रिफ्रैक्शन होगा उसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने कंसिडर कर लिया है। देखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। दिस इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसको नाम दे दिया हमने, दिस इज पी क्यू आर एस। ठीक है, अब यहां से मान लो इस ग्लास स्लैब के ऊपर कोई रे इंसिडेंट होती है। दिस इज ये इस पॉइंट के ऊपर ये हमने एक रे डाली, ये रे डाली। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल हम ड्रा करेंगे। ये नॉर्मल हमने ड्रा किया, दिस इज इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया बेटा, ये नॉर्मल। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट का नाम दे दिया इसको के, इस पॉइंट का नाम दे दिया एल। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये रे गिरेगी तो यहाँ पे देखो एक बार डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं इसका। दिस इज नॉर्मल। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा, जब ये रे यहां ऊपर मान लो एयर, दिस इज ग्लास, और फिर नीचे क्या है, एयर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए। अब रे यहाँ पे जैसे ही इसके अंदर इंटर करेगी, पीक्यू इंटरफेस पे गिरेगी लाइट। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के पीक्यू इंटरफेस पे जब लाइट गिरेगी तो रिफ्रैक्शन अकर होगा, और रिफ्रैक्शन किधर होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, क्योंकि ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, ग्लास है। तो लाइट की जो रे है वो एयर से ग्लास के अंदर जा रही है। तो ग्लास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक रेयर मीडियम है, सॉरी एयर हमारे पास क्या एक रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या हमारे पास एक टेंसर मीडियम है। तो रे किधर ट्रेवल कर रही है, एयर से ग्लास के अंदर। तो रिफ्रैक्शन किधर होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। और हमने पढ़ रखा है जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे ये जाती तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो कैसे जाती है, रिफ्रैक्शन नहीं होता तो बिल्कुल जैसे इसका नेचुरल पाथ हम बनाए, दिस इज ऐसा निकलती है। ठीक है, लेकिन अब ये किधर मुड़ जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। दिस बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, इधर मुड़ गई। यहाँ पे ऐसे गिरी, दिस इज एंगल R1। ये कौन सा एंगल, R1। अब जब रे यहां से वापस बाहर निकलेगी तो यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये नॉर्मल, और ये किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस गोज लाइक दैट, अवे फ्रॉम द, ऐसे निकल जाएगी। दिस इज, ठीक है, के एल एम और एन। ठीक है, दिस इज, ये हमारे पास I2 और ये हमारे पास R2। ठीक है, ये डायग्राम हमने बनाया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, सॉरी जब एक रे ग्लास स्लैब के अंदर से पास होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ कैसा मीडियम था, रेयर, रेयर से किस में आई, डेंसर मीडियम में। तो किधर पड़ी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास नॉर्मल था, यहाँ पे नॉर्मल हमने ड्रा किया, नॉर्मल था हमारे पास, तो नॉर्मल के साथ इसने कितना एंगल बनाया, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रिफ्रैक्टेड रे है और इसके साथ नॉर्मल के साथ कितना एंगल, ये एंगल R1। अब यहाँ पे गिरी तो यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल कितना, R2, और ये रिफ्लेक्टेड रे और इसके साथ एंगल कितना, R2, ये एंगल हमारे पास I2 था। अब यहां से देखो कि जब यहां से बाहर आएगी, भाई दो बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ भी मीडियम चेंज हुआ, जब इस ग्लास से बाहर आएगी तो भी मीडियम चेंज होगा। जब ग्लास से बाहर आएगी तो ग्लास से किसमें ट्रेवल करेगी, एयर के अंदर, तो डेंसर से किसमें आएगी, रेयर के अंदर, तो डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रे ऐसे आ रही थी, इस तरह से जाती, ये उधर मुड़ गई, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, अगर ये ग्लास नहीं होती तो बिल्कुल सीधे ऐसे चलती, ठीक। अब यहां से देखो, ये इसकी थिकनेस मान लेते हैं, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस हमने क्या मान ली, दिस इज T, इसकी मोटाई कितनी है, T, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट, कहां पे अप्लाई करें बेटा स्नेल्स लॉ, एट L, तो यहां पे लगाएंगे तो देखो स्नेल्स लॉ क्या कहती है, इसका और इसका प्रोडक्ट साइन I1 मल्टीप्लाई बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू ए किसके बराबर आना चाहिए, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ R1 के बराबर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू जी मल्टीप्लाई बाई साइन R1। तो इसका मतलब साइन I1 अपॉन साइन R1, इसको नीचे ले, किसके बराबर आ गया, दिस इज म्यू जी अपॉन म्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड बाउंड्री पे देखो, M के ऊपर जब रे इससे बाहर आएगी तो फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा, तो अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, कहां पे अप्लाई करें बेटा स्नेल्स लॉ, एट M के ऊपर अप्लाई करो, तो यहां पे देखो साइन I2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू जी किसके बराबर आएगा, साइन R2 मल्टीप्लाई बाई म्यू ए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, एयर, तो म्यू ए। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन म्यू जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ नहीं किया, एक बार स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाई, एक बार स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ क्या कहती है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट होता है, वो पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो साइन आई और मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आएगा, साइन R1 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी। जब बाहर आएगा तो फिर दोबारा से हम लगाएंगे, तो दो इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक मिरर लगा दूं, इस एन पॉइंट के ऊपर एक मिरर लगा दूं, यहाँ रे गिरी और यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, इस तरह से एक मिरर लगा दिया ये। तो मिरर लगाने से क्या होगा कि ये जो रे है ये जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। जिस पाथ से हमारे पास आई थी उसी पाथ से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया तो रे 90 डिग्री पे गिरेगी, तो उसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, if final
path of the ray is reversed, then it retraces its entire path. क्या करेगी? अगर इसको रिवर्स कर दे पाथ को, तो ये पूरे पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस निकल जाएगी, यहाँ पे ऐसे वापस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दिया हमने। और इसके बाद फिर हम क्या लगाते हैं? दोबारा से m के ऊपर क्या लगाओ? स्नेल्स लॉ लगाओ। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट m। दोबारा से m के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाया। इसको रिवर्स करने के बाद तो यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे हमारे पास साइन R2 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू ए किसके बराबर आएगा? साइन I2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू जी। क्या लिख सकते हैं? साइन I2 अपॉन साइन R2 अपॉन साइन I2, इसको नीचे ले आए, इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। रे को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद दोबारा से हमने क्या लगाया? इनके ऊपर स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ जब हमने लगाया तो हमने क्या देखा कि साइन R2 अपॉन साइन I2 किसके बराबर आया? म्यू जी अपॉन म्यू। अब इक्वेशन थर्ड और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा। तो ये आप सभी नोट कर लेंगे, मैं अभी इसको मिटा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे अप्लाई मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे नीचे कर लो इसको। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं? साइन I2 अपॉन साइन R2, इसकी ये साइड है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये म्यू ए जी मल्टीप्लाई म्यू जी ए। तो ये तो कट जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? म्यू ए जी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू जी ए। तो यहां पे देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास किसके बराबर होता है? 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास किसके बराबर होता है? 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब दूसरा इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि यहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड देखो, फर्स्ट और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये साइड देखो। अब इनको मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे ये मिटा दिया हमने। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया। तो यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, तो थर्ड और फर्स्ट हमने क्या देखा? इसकी राइट हैंड साइड देखो म्यू जी ए, इसकी भी राइट हैंड साइड क्या है? म्यू जी ए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से देखो बेटा ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन I1 अपॉन साइन R1 किसके बराबर होगा, ये हमारे पास साइन R2 अपॉन साइन I2 होगा कि नहीं होगा भाई। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये हमने लिख दिया। अब यहां से देखो बेटा ये कब बराबर होंगे, ये कब बराबर होंगे, जब दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, I1 इज इक्वल टू R2, ये दोनों एंगल क्या हो, बराबर हो, एंड R1 इज इक्वल टू I2, ये दोनों, ये एंगल I1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। और ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये इंसिडेंट रे और जो फाइनल अमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं अमर्जेंट, फाइनल अमर्जेंट रे, और ये कौन सी थी हमारी, इंसिडेंट रे भाई, यही तो इसी लाइन में थी। दोनों एक दूसरे के क्या निकलेंगे, पैरेलल निकलेंगे। सो अमर्जेंट रे emerge parallel to the incident ray। ये दोनों रे क्या निकली, पैरेलल निकले। अब इसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो अमर्जेंट रे होती है और जो इंसिडेंट रे होती है, उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। अब देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो देखो बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ये क्या इंसिडेंट रे और ये क्या इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में ऐसे डाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर एम एन, ये एम था हमारे पास और ये एन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ये कौन सी है, अमर्जेंट रे, अमर्जेंट, अभी लिखा था अमर्जेंट, और ये क्या इंसिडेंट। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या कहलाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हम लिख सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं पहले तो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, mn, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल अमर्जेंट रे, ठीक है, इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है mn, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो देखो बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हमें कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे, ये डेल्टा एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद इंसिडेंट रे और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे, उन दोनों के बीच का एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, या डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पे देखो T इज द थिकनेस, लेफ्ट, T is the thickness of glass slab and
डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अब देखो हमें ये लेटरल शिफ्ट, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो ये ट्रायंगल हमें दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल बेटा? दिस इज एल एम एन। ये ट्रायंगल देखो एल एम एन, इन ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? एल एम एन। ये तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये एंगल कितने का? 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? दिस इज बेस, ठीक है। अब यहां पे देखो हम कोस डेल्टा, सॉरी साइन डेल्टा निकालते हैं। साइन डेल्टा कितना आएगा इस ट्रायंगल में? ये तो परपेंडिकुलर कितना? एम एन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज एल एम। ये एल एम है हमारे पास, दिस इज एम एन। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, इसको एल डैश मान लो, ठीक है। तो यहां से हमें तो एम एन चाहिए, एम एन कितना आ जाएगा? एम एन इज इक्वल टू एल एम इंटू साइन डेल्टा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसको इक्वेशन नंबर हमने 5 नाम दे दिया। अब इसके अंदर देखो ये ट्रायंगल और देखो एल 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 डैश एम, इन ट्रायंगल एल एल डैश एम, ठीक है। ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल एल डैश एम एल। इसमें कोस r1 कितना आ जाएगा बेटा? कोस r1 हम निकालें तो कोस r1 निकालेंगे तो कोस किसके बराबर होता है? दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना? बेस हमारे पास एल एल डैश, हाइपोटेन्यूज कितना? हाइपोटेन्यूज यही है, दिस इज एल एम। तो एल एम कितना आ जाएगा हमारे पास? एल एम इज इक्वल टू एल एल डैश अपॉन कोस r1, ठीक है। कोस r1, यहाँ एल एल डैश की वैल्यू देखो बेटा, एल एल डैश ये थिकनेस के बराबर है, इसे इसको हम लिख सकते हैं एल एम इज इक्वल टू पी अपॉन कोस r1। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो। इक्वेशन किसमें पुट करें? इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। ये वैल्यू किसके अंदर पुट करें? इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यूज अबाव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5। एल एम की जगह ये रख दें तो एम एन कितना आ जाएगा? एम एन इज इक्वल टू एल एम टी अपॉन कोस r1 इंटू साइन डेल्टा, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डेल्टा भी यहां से लिख सकते हैं, ये एंगल आई, तो ये भी कितना होना चाहिए? आई, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है दोनों, ये आई, तो ये यहां से यहां तक कितना? आई, ये लाइन और ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए? आई, ठीक है। लेकिन I1 किसके बराबर? R1 प्लस डेल्टा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा। तो डेल्टा कितना आ जाएगा? I1 माइनस R1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एम एन इज इक्वल टू टी अपॉन साइन I1 माइनस R1 डिवाइडेड बाई कोस R1। This is called lateral displacement। ये एम एन क्या कहलाएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, तो ये यहाँ से ये फॉर्मूला टी क्या है, थिकनेस है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थिकनेस के। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थिकनेस के। तो ये प्रूव करना भी आ सकता है, भी हमें ये प्रूव करके दिखाना है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आ गया, जिसमें हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया और क्या दिखा दिया लास्ट में, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो इस चैप्टर का, वो है अपरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक, अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। ठीक है, वाटर टैंक कर लो, वाटर टैंक। कोई भी वाटर टैंक जो होता है, जब उसको ऊपर से देखते हैं तो उसका जो बॉटम होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जो उसकी एक्चुअल डेप्थ होती है उससे वो कम दिखाई देता है। ठीक है, उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि वाटर टैंक appears shallower, that is less deep than it actual depth। क्या ऐसे लिख सकते हैं, लेस डीप व्हाट इट, ऐसे लिख सकते हैं व्हाट इट एक्चुअली इज। ठीक है, और दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। हम किसी वाटर ग्लास के अंदर एक पेंसिल रखेंगे तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, किसी पेपर वेट को न्यूज़पेपर पे रखेंगे तो उसके जो वर्ड्स है वो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ये सारा किसके कारण होता है, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो एक टैंक जो होता है क्यों सैलोवर दिखाई देता है और कितना सैलोवर दिखाई देता है, उसकी अपरेंट डेप्थ क्या होती है, रियल डेप्थ क्या होती है। रियल का मतलब है जो एक्चुअल डेप्थ है, और अपरेंट का मतलब जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक वाटर टैंक है। ठीक है, ये इस तरह से, इसमें ये पानी भरा हुआ है, इस तरह से हमने एक वाटर टैंक बना दिया। ये इंटरफेस है एक्स वाई। ठीक है, ऊपर क्या है, एयर, नीचे क्या है, वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एयर, यहाँ पे क्या है, वाटर। ठीक, अब मान लो यहाँ पे कोई सिक्का रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके बॉटम के ऊपर, और यहां से एक रे निकलती है। तो रे जब नॉर्मली इसके ऊपर गिरेगी,
इसके ऊपर नॉर्मली गिरेगी तो अच्छे से डायग्राम बनाते हैं इसका। जब ये रो इसके ऊपर नॉर्मली गिरेगी तो 90 डिग्री पे जो रे गिरेगी वो बिल्कुल सीधा चली जाएगी, इस तरह से ऐसे चली जाएगी ए विदाउट डेविएशन, ये पॉइंट ओ मान लिया। ठीक है, दूसरी रे जो एंगल किसी एंगल पे गिरती है, ये यहां से एक दूसरी रे हमने बनाई, जैसे ये रे यहां पे गिरी, यहां पे नॉर्मल ड्रा किया हमने, दिस इज नॉर्मल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज आई। ठीक है, अब ये डेंसर टू रेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए मान लो एयर के लिए। अब रे किधर जा रही है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जा रही है। किधर जा रही है देखो, मैंने डायरेक्शन भी बताई है, डेंसर से रेयर में, तो किधर जाएगी, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो रे इधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी रे, ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी, ये रे इस तरह से, ये यहां से ऐसे गई, ये ऐसे मुड़ गई, कहां चले गए बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और थोड़ा सा इसको ऐसे हम कर देते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब हम यहां से हाई रख करके देखेंगे इस तरह से, जब यहां से हम देखेंगे तो रे हमें कहां से आती हुई दिखाई देगी, रे हमें बिल्कुल सीध ऐसे आती हुई दिखाई देगी, लाइक दैट। रे कहां से आ रही है, दिस इज यहां से दिखाई देगी, ये ऑब्जेक्ट हमें यहां पे दिखाई देगा। तो ये एंगल कौन सा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये एंगल कितना आई, ये पॉइंट नाम दे दो इसको बी। तो ये एंगल देखो, ये एंगल आई, तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा कि नहीं होगा, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, और सेम लाइन की अगर इनको कट कर रही है देखो ये, ठीक है। अब ये देखो ये एंगल आर, तो ये दोनों लाइन क्या है, ये और ये लाइन पैरेलल, तो ये भी एंगल क्या होगा, दिस इज आर। अब यहां से देखो ये क्या है, दिस इज एक्स, एक्चुअल डेप्थ कितनी है एक्स, और हम ऊपर से जब देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो हमें कितना कहां पे दिखाई दे रहा है, दिस इज वाई। तो वाई क्या है, अपरेंट डेप्थ, और एक्स क्या है, एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, तो हम निकालते हैं क्या रिलेशन होता है एक्स और वाई के बीच में। तो सबसे पहले एक बार फिर मैं डायग्राम को रिपीट करता हूं कि यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा, उससे एक रे निकली, इस पे नॉर्मली गिरी, सीधी चली जाएगी। जो भी रे किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे गिरती है वो सीधी निकलती है, वो ना नॉर्मल से लेफ्ट मुड़ती है ना नॉर्मल से राइट की तरफ मुड़ती है, वो बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग चली जाती है। ठीक है, दूसरी रे जो किसी एंगल आई पे गिरती है, वो जब जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, बाहर से देखेंगे तो हमें यहां से आती हुई दिखाई देगी, दिस इज अपरेंट डेप्थ, दिस इज रियल डेप्थ। ये ए आई इमेज कहां बनी इसकी, ए आई क्या कहलाएगी, अपरेंट डेप्थ, और ये क्या है ए ओ, दिस इज एक्चुअल डेप्थ, ए ओ एक्चुअल, ए ओ किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, एक्चुअल डेप्थ टैंक, और यहां पे ए आई, दिस इज वाई अपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक। ठीक है, ये अपरेंट डेप्थ है जो हमें दिख रहा है, इतनी ऊंचाई पे दिखाई देगा यहाँ पे, तो हमें ऐसा लगेगा कि इतनी वाई डेप्थ पे। ठीक है, और एक्चुअल में कहां पे, एक्स डेप्थ पे। अब यहाँ पे देखो बी के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाओ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट बी, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट बी। तो बी पे जब स्नेल्स लॉ हमने लगाई तो क्या है, दिस इज साइन आई, ये साइन आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू डब्ल्यू किसके बराबर, साइन आर
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, म्यू भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ए आर, तो ये कर दिया हमने। तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना आ जाएगा, साइन आई अपॉन आर हमारे पास आया म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं इसके अंदर। तो देखो बेटा इसके अंदर यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो कौन सा ट्रायंगल, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, साइन आई कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल में, देखो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है। और इन ट्रायंगल ए बी आई कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो ए बी आई, इसमें देखो साइन आर निकालो कितना आएगा, साइन आर, तो साइन आर निकालेंगे तो दिस इज ए बी अपॉन ए आई, ठीक है। अब यहां से ये वैल्यू किसमें पुट कर दो, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, these values यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे साइन आर और साइन आई की वैल्यू, तो यहां कितना आ जाएगा, दिस इज ए बी अपॉन ओ बी, और ये उल्टा हो जाएगा, दिस इज कितना, साइन आर की वैल्यू, तो ए आई ऊपर चला गया, ए बी नीचे आ गया, और कितना था इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, ए आई अपॉन ओ बी, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहां से देखो B जो है A के बहुत क्लोज होता है, ज्यादा दूर जाके नहीं देखते, इसके बहुत नजदीक से देखते हैं, तो A इज वेरी क्लोज टू B, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, as A is very close to B, ठीक है। तो OB को हम क्या मान सकते हैं, OB को क्या मान सकते हैं भाई, A इसके बहुत ज्यादा क्लोज है, तो A को B के बराबर, OB इज इक्वल टू OA, इसके बाद तो ये दोनों डिस्टेंस लगभग बराबर होंगे, सो OB नियरली इक्वल टू OA, कितना जाएगा, AI, सो AI अपॉन OA इज इक्वल टू म्यू A डब्ल्यू, ठीक है। अब यहां से देखो AI कितना है, दिस इज AI, Y ये कितना है, AO, X दिस इज म्यू A डब्ल्यू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है 4/3, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 4/3, तो ये उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर उल्टा हो जाएगा 3/4, तो कितना आएगा 3/4, तो y इज इक्वल टू 3/4 इंटू x, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होता है, 3/4 होता है, ठीक है। तो दिस इज
ये क्या अपरेंट डेप्थ 3/4 टाइम्स ऑफ द रियल डेप्थ, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में क्या रिलेशन होता है? अपरेंट डेप्थ जो होती है 3/4% ऑफ द रियल डेप्थ, यानी कि परसेंटेज में निकाले तो कितना आएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 75% होता है। ठीक है, 75% अपरेंट डेप्थ जो होती है रियल डेप्थ का 75% होती है। ठीक है, तो ये यहां से हम अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ निकाल सकते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।